तो क्लास 12 के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम में ये 3 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। सिक्योरिटी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें कुछ हम लोग चैप्टर के बारे में कुछ पढ़ लिए थे, जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लिए थे, आतंकवाद से कैसे सिक्योरिटी होता है उसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग मेनली देखेंगे इसमें माइग्रेशन के बारे में, पॉवर्टी के बारे में और पुअर विलेजेस जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे। और इस चैप्टर को आज क्वेश्चन आंसर के साथ खत्म कर डालेंगे। क्वेश्चन आंसर करके आज चैप्टर खत्म करना है हम लोगों को किसी भी तरह से, ठीक है। हम लोग ह्यूमन सिक्योरिटी पढ़ लिए थे और टेररिज्म आपको हम बताए थे। टेररिज्म जो था, आतंकवाद से कैसे हम लोग को निजात मिल सकता है, तो सिक्योरिटी से मिल सकता है। आतंकवाद जो है वो हमारे देश के अंदर कब कब आतंकवादी हमले हुए थे आप लोग को याद है? 1999, 2001, 2008, 2016, 2019, 2025, है ना। तो 2008 में मुंबई अटैक हुआ था, 2016 में उरी अटैक हुआ था, 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, 2025 में पहलगाम अटैक हुआ था, ठीक है। उससे भी पहले कई कई सारे आतंकवादी हमले हुए थे। उन लोग को सिक्योरिटी देना, हम लोग को भारत देश के लिए सिक्योरिटी देना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका था। तो आज हम लोग को वही देखना है। आतंकवाद से सुरक्षा हम लोग पा लिए थे। इसके लिए कमांडोज होते हैं, एनएसजी कमांडोज होते हैं, पुलिस कर्मी लोग होते हैं, साथ साथ आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों जगहों से इन लोगों की मतलब इन लोगों को कड़ाई से एकदम पीटता है बढ़िया से और इन लोगों को अपने हुरों के पास पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारी सेना जो होती है, हमारी सेना जो है इन लोग को मकसद तक पहुंचाती है बढ़िया से। तो सेना जो है हम लोग की, देश की भारतीय सेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है देश की सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, सुरक्षा के लिए। इसके बारे में हम आप लोग को बता दिए थे। आज पढ़ना आप लोग को माइग्रेशन के बारे में, ठीक है। आज पढ़ना है माइग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, माइग्रेशन के बारे में आप लोग को इधर उधर कहीं भटकने का, किताब उताब का जरूरत नहीं पड़ेगा। इतना बेहतरीन तरीके से हम नोट से बनाए हैं। देखो, क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। हम समझा देंगे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। चलिए देखिए, माइग्रेशन को हम लोग प्रवासन कहते हैं। माइग्रेशन को क्या कहते हैं बाबू? प्रवासन कहते हैं। रेडी है? हम लोग पढ़ेंगे इसमें अपरंपरागत सुरक्षा के खतरे में कौन आता है? प्रवासन, मतलब माइग्रेशन कहते हैं, गरीबी जिसको पॉवर्टी कहते हैं, और महामारी, ठीक है। तो महामारी, जैसे एगो महामारी हम लोग के पास था। इस पीडीएफ में आपको 3 गो चीजें मिलेंगी। इसके बाद एक और पीडीएफ लगाएंगे, उसमें आप लोगों को लास्ट का जो ये दिया हुआ है, वर्ड एक दिया हुआ है ना, कुछ क्या नाम है उसका, देखो लास्ट में दिया होगा। महामारी तो हो गया, महामारी तो पढ़ा देंगे इसमें। और एक तो है, महामारी का अर्थ हो गया, महामारी ये दिया है बस, गरीबी पॉवर्टी, अच्छा ठीक है। अच्छा, लास्ट का एक और बचा है, वो वाला भी आपको बता दिया जाएगा। चलो बाबू देखो ध्यान से, तो क्या क्या पढ़ना है? 3 चीजें पढ़नी है आज को आपको। पढ़ना है एक प्रवासन, आप यहां से समझने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है। पहला क्लास है ना पॉलिटी का, पॉलिटी का पहला क्लास है, यहां से समझने का कोशिश करो। अच्छा, माइग्रेशन क्या होता है, ध्यान से समझो। माइग्रेशन, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन? कोई बता पाएगा माइग्रेशन क्या है? कोई माइग्रेशन पंछी होते हैं, कोई माइग्रेट होके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे सोलो पंछी जो होता है वो माइग्रेशन पंछी होता है, ठीक है, माइग्रेट बर्ड होता है वो। उसी तरीके से पेंगुइन जो होते हैं ये भी क्या होते हैं? माइग्रेट होते हैं। जहां कहीं पर भी मान लो जहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगेगा, तो पेंगुइन कहाँ जाना चाहते हैं? ठंडे प्रदेशों में जाना चाहते हैं। जितना ठंडा रहेगा उतना पेंगुइन वहां पे मिलेंगे। इसी तरीके से कुछ माइग्रेट बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं। वैसे ही लोगों में भी ऐसे ही होता है। जो लोग माइग्रेट होकर एक देश छोड़कर दूसरे देश में चले आते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हमारा बाप का देश है, वो लोग आके यहाँ पे आके रह जाते हैं। अब मजे का एकदम फ्री का खाते हैं, राशन उठाते हैं, वोट देते हैं, ठीक है। और उन लोग के वोट की वजह से यहाँ के नेता लोग उन लोग को जबरदस्ती बना देता है, आपका एसआईआर नहीं करने देता है। वही लोग आतंकवादी हमले यहाँ पर बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे अगर मान लो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा क्राइसिस हो गया, महामारी फैल गया, गरीबी बहुत ज्यादा फैल गया, तो वहां पे तो लोग रहेंगे नहीं, भाग के कहाँ चले जाएंगे? भारत चले जाएंगे, श्रीलंका चले जाएंगे, या फिर मान लो कि कोई चाइना चला जाएगा। तो ऐसे ऐसे कैटेगरी से चले जाते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं ना, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रवासन कहते हैं। मतलब उन लोग का एक जगह ठिकाना नहीं है। हम लोग का जैसे अपने घर है ना, अपना ठिकाना है कि नहीं है? तो हम लोग माइग्रेट नहीं है,
लेकिन हम लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाके बस गए तो कॉलोनिज्म्स और इंपीरियलिज्म्स, उसके ऊपर क्या होगा, अत्याचार किया जाएगा। तो अगर उसको कॉलोनिज्म और इंपीरियलिज्म अगर बस गया वहां पर और लोग वहां पर चले गए तो वो क्या कहलाएंगे, प्रवासन कहलाएंगे। मतलब अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चला है। अब जितने भी बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी अगर अपने देश को छोड़ के कहाँ चलाया, भारत में चलाया, तो लोग क्या कहलाएंगे, माइग्रेट कहलाएंगे, प्रवासन कहलाएंगे। समझ में आया? अब देखिए परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति या समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास के उद्देश्य से स्थानांतरण करना। मतलब निवास के उद्देश्य से, ध्यान से देखो कितना खतरनाक लाइन बोला है, निवास के उद्देश्य से, यानी कि उसका वहां पे क्या बनाएगा, वो लोग अपना घर बनाएगा, होम बनाएगा, क्या वहां पे उसका निवास होगा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, निवास स्थान के उद्देश्य से स्थानांतरण, यानी ट्रांसपोर्टेशन होता हो, ट्रांसफर होता हो। कोई पुलिस का ट्रांसफर नहीं, आर्मी का ट्रांसफर नहीं, लोगों का ट्रांसफर हो रहा है। यानी अपने देश को छोड़कर वो लोग भारत देश में अगर घुस रहे हैं, कोई बांग्लादेशी है, जैसे फेंसिंग नहीं लगा हुआ है हम लोग के अभी तक, बीएसएफ वहां पर जवान तैनात है, मतलब टीएमसी की सरकार में वहां पर अभी तक फेंसिंग नहीं लगा हुआ था, और विदेशी लोग जो थे, जो बांग्लादेशी थे, वो लोग जबरदस्ती कहाँ घुस जाते थे, भारत में। और आज भी फेंसिंग नहीं लगा हुआ अभी तक, मतलब बॉर्डर लाइनअप जो होता है ना, वो बॉर्डर भाई है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो इंटरनेशनल बॉर्डर में कोई ना कोई तो फेंसिंग लगा दो, तार लगा दो, ताकि वो लोग आ ना पाए, जा ना पाए। तो अब वो लोग ना ऑटोमेटिक घुस जाते थे, आ जाते थे, ये आ जाते थे, लेकिन जाने का मन नहीं करता था क्योंकि भारत जज जाता है। उन लोग की वजह से यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो बढ़ते चली जा रही थी, इस वजह से माइग्रेट करके इन लोग को बाहर निकाला गया। ठीक है, ये लोग आए हैं यहाँ पर एसआईआर करके बाहर निकाला गया, ये कंडीशन होते हैं। हेलो, समझ में आया बाबू? अगर किसी देश ने अपने लोगों को भगा दिया और वो माइग्रेट होकर कहाँ चले आए, हम लोग के यहाँ भी चले आए, तभी क्या कहलाएंगे, माइग्रेशन। कहीं देश में गरीबी बहुत ज्यादा पड़ गई है, महामारी बहुत ज्यादा पड़ गई है, वो अपने देश को छोड़कर दूसरे जगह पे निवास स्थान बना लिए, अपने जगह पर वहां पे घर बना लिए, तो क्या कहलाएगा, माइग्रेट कहलाएगा। समझ में आ गया? यही प्रवासन कहलाता है। यह अस्थायी होते हैं, कैसे होते हैं, अस्थायी, नॉन परमानेंट। ये अस्थायी होते हैं, दीर्घकालिक या अस्थायी भी हो सकता है, नॉन परमानेंट भी हो सकता है, ज्यादा दिनों तक भी चल सकता है, दीर्घकालिक हो सकता है, वेरी मतलब कॉन्फिडेंटल भी हो सकता है, बहुत ज्यादा दिन तक चल सकता है, और अस्थायी भी हो सकते हैं, परमानेंट भी हो सकते हैं। आपको हम बताएं, जम्मू कश्मीर का एक मतलब पाकिस्तान का एक लड़का जम्मू कश्मीर में 17 साल से रह रहा था, यहाँ वो सरकारी नौकरी पाने वाला था, तब तक पकड़ में आ गया क्योंकि एसआईआर हुआ, एनआरसी हुआ, सीए हुआ। समझ में आया कि नहीं? तो एनआरसी जब हुआ ना, तो इससे पता में लग गया कि कौन कौन लोग इस देश के हैं। अब बंगाल में कौन कौन लोग कितने सालों से रह रहे हैं उसका खोज पड़ताल चल रहा है, पता भी है कि नहीं? अभी खोज पड़ताल चल रहा है, खतरनाक। कैसे, सुनो, अभी हम लोग के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं, इनका घर, जैसे मान लो कि जो लोग 1947 के पहले यहाँ थे, देश आजाद होने के पहले, वो लोग तो रहेंगे। 1947 से लेकर 1956 के बीच में इन लोग को टाइम दिया गया था कि आप कहां चले गए हो, अगर विदेश में चले गए हो, पाकिस्तान चले गए हो, बांग्लादेश चले गए हो, अगर वापस आप आ गए हो तो आपको नागरिक माना जाएगा और आपको एसआईआर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। ठीक है, अगर 1956 के बाद भी अगर आप भारत में कदम नहीं रखे हो, 1956 के बाद अगर आप आए हो, तो एसआईआर करके उनका नाम कटा दिया जाएगा। इतना खतरनाक। अब सुनो, वोट हुआ 2021 में, हुआ ना, अभी 2021 में हुआ, अभी 2026 में हुआ, 5 साल का अंतराल पे वोट होता है, कौन सा, विधानसभा वोट। तो ये कौन सा वोट चल रहा था, विधानसभा वोट। तो सीएम को जो हम लोग वोट देते हैं तो विधानसभा वोट होता है, और जब प्रधानमंत्री को वोट देते हैं तो वो लोकसभा वोट होता है। ठीक है, लोकसभा और विधानसभा। तो राज्य में जब वोट होता है सीएम को चुनने के लिए, मुख्यमंत्री को चुनने के लिए, तो विधानसभा वोट होता है। विधानसभा वोट इससे पहले कब हुआ था, 2021 में। अब शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे हैं 2021 में भी जो वोट नहीं दिया है, इसका मतलब उसको हम क्या माने,
माने क्या, वो तो विदेशी है, तो उनको बाहर निकालना जरूरी है ना। कितना दिन तक बैठा के खिलाओगे? कोई मेहमान तुम्हारे घर में आ जाएगा तो तुम उसको बैठा के खिलाओगे खाली बार बार? नहीं ना। एक समय के लिए ठीक लगता है, अगर कोई दीर्घकालिक हो जाता है, ज्यादा दिनों तक चला आता है, तो उसको भाई भगाना जरूरी है। तो वो लोग अपना यहाँ पर ना घर बना लेते हैं, हमारा घर है काहे तोड़ रहा है, इलीगल बनाया है तो टूटेगा नहीं। इलीगल किसी का घर अगर सरकार के रोड पे बना रहेगा तो तोड़ दीजिएगा उसको। तो यही कहे थे वो, और तब तक ये लोग क्या किए, दूसरी कम्युनिटी वाले लोग विरोध कर दिए कि हम लोग का घर इलीगल नहीं है, हम लोग तो कई सालों से रह रहे हैं, दशकों से रह रहे हैं यहाँ पर। मानते हैं कई लोग दशकों से रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन घर तोड़ने से पहले या फिर कुछ भी बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस भेजा जाता है, उस नोटिस का तुरंत जवाब दिया जाता है। अब पिछली सरकार में भी जब एसआईआर आया हुआ था तो उस समय में भी इन लोग को नोटिस भेजा गया था कि जिनका इलीगल घर है या घर है, उन लोगों का अपना कागज पत्र दिखाइए। हम भी लोग अपना म्युनिसिपालिटी में पेपर दिखाए हैं कि देखिए इतने सालों से मेरा ये घर जो बना है वो 2001 से बना है, इतने सालों से हम ये टैक्स भरते आ रहे हैं। इससे पहले का भी टैक्स, इससे पहले जिस घर में रहते थे ना, भाड़ा वाला घर में, तो उसमें उसका भी जो टैक्स दिया आता था और जो पेपर मिलता था हम लोग को, बिल जो मिलता था, वो भी रखा हुआ है आज। मेरे दादा दादी का वोटर कार्ड रखा हुआ है आज भी। मेरे परदादा का जो ये था ना, क्या बोलते हैं, एक खतना नहीं होता घर का, गांव का, गांव में देखना प्रधान जी लिख के दे देते हैं, वो पेपर रखा हुआ है आज तक। मेरे परदादा जी 1956, ठीक है, और उससे पहले अंग्रेजों के खिलाफ मेरे परदादा जी लड़े थे, मतलब दादा के दादा के दादा, ऐसे थे, दादा के पापा, पापा के पापा, वो लड़े थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो मेरे पिताजी कहते हैं, तो कितना पुराना चलता आ रहा। हम लोग भारत में जन्मे हैं, भारत में ही रहेंगे और भारत के लिए ही मरेंगे, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो यही कंडीशन है, कोई नहीं निकाल सकता अगर आपके पास प्रॉपर पेपर है तो। अब 2001 से बना है, कोनो निकाल के दिखा दे, नहीं होगा। हाँ, कोनो ऐसा होगा कि भाई ये ऐसे ऐसे पढ़ा रहा है, क्या पता इनका पेपर सही है कि नहीं है। पूरा पेपर रखा हुआ है, दादा दादी का वोटर कार्ड रखा हुआ है, इसलिए हम लोग का एसआईआर से नाम नहीं किया हुआ, ठीक है। तो आपको पूरा पेपर एकदम बढ़िया से रखना होगा। और इलेक्ट्रिसिटी जो बिल होते हैं ना, वो पुराना पुराना कभी कभी काम आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये फेंकना नहीं उसको, इलेक्ट्रिसिटी बिल को जितना पुराना रहेगा उतना पता चलेगा कि हाँ भाई आप बहुत पुराने हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। जो लोग ओल्ड लोग हैं ना, उन लोगों से आप पता कर लो, तो एसआईआर में उन लोग का नाम नहीं कटा है। लेकिन जो विदेशी हैं, वो लोग यहाँ पे आके निवास कर गए हैं, माइग्रेट होके आए हैं, वो माइग्रेट होके आए हैं, फिर भी यहाँ पे रहेंगे, निवासी बन के रहेंगे, तो उनका नाम काट के निकाला जाएगा। ये नाम काट के निकाला जा रहा था। घर में जनसंख्या बढ़ जा रही थी, नौकरी नहीं मिल रहा था किसी को। आज देखो कि अगर माइग्रेट होकर चले गए हैं लोग, यहाँ से फिर वापस अपने देश में चले गए हैं, तो कितना खाली खाली लग रहा है। हावड़ा जाओगे ना, तो वहां पे जो जहाँ पे अतिक्रमण करे हुए थे लोग, पूरा वहां पे जो अपने से दुकान उकान लगा दिए थे बिना किसी के, पुलिस उलिस आता था तो उसको हफ्ता दे देता था, वहीं पे दुकान बना के रखता था। आज देखो दुकान उकान उठा दिया, आज एम्बुलेंस वहां से आराम से गुजर जाता है, ठीक है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आराम से गुजर जाती है, पुलिस की गाड़ी आराम से चली जाती है। नहीं तो ये लोग पूरा कब्जा करके रख दिया था। अभी जैसे श्रीरामपुर स्टेशन के पास देखना कैसे सब हटा दिया दुकान तो, जिनका दुकान है इलीगल है उनको हटाओ, और जिनका दुकान पहले से लीगल है वो रहेगा, तो उन लोग को देखो रखने दिया है, ठीक है, जिनका इलीगल है उसको हटा देता है। तो यही माइग्रेट होता है। इसके लिए प्रमुख कारण क्या है? बेहतर जीवन यापन करना, रोजगार का अवसर मिल जाता है इन लोगों को, शिक्षा पा जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं पा जाते हैं, सुरक्षा या प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हो जाता है। तो प्रवासन किस लिए करते हैं वो लोग? बेहतर जीवन यापन करने के लिए, यहाँ पर बेस्ट लाइफ स्टाइल जीने के लिए, रोजगार के अवसर मिल जाते हैं अगर दूसरे जगह और ये करते माइग्रेट करते हैं। आपको लगता है कि बंगाल में अच्छे तरीके से काम उम नहीं मिल रहा है, तो आप माइग्रेट होकर कहाँ चल जाइए? मुंबई चल जाइए, मुंबई में काम है, वर्किंग है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा बंगाल में ठीक तरीके से जीवन यापन नहीं हो पा रहा है, तो आप कहाँ चलिए? साउथ में चल जाइए, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, हैदराबाद में टेक्नोलॉजी की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट देश है वो, राज्य है वो, ठीक है, वहां पे चले जाइए। अगर आपको मतलब आईआईटी आता है, आईटीआई आता है, कंप्यूटर के बहुत अच्छा नॉलेज है, आईआईटी से हैं आप, तो आपको लगता है कि हमको यहाँ पे कम पैसा मिल रहा है, तो आप माइग्रेट होकर दूसरे देश में चले जाइए, चाइना में चले जाइए, अमेरिका में जाके काम करिए, रूस में जाके काम करिए, ऐसा भी है। तो वो माइग्रेट होकर चले जाते हैं वहां पे, ठीक है।
कई सारे ओवरसीज ऐसे हैं जो यहाँ भारत देश में नहीं रहकर विदेशी में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश से ही काम करते हैं, लेकिन जब वोट वोट होता है ना तो वापस चले आते हैं वोट देने के लिए। इस बार बंगाल में विदेशी लोग जितने लोग थे, यहाँ बंगाल की सरकार को चेंज करने के लिए जो पढ़े लिखे लोग थे वो अपना काम छोड़ के यहाँ पर आए थे वोट देने के लिए, ताकि एसआईआर में नाम ना कट जाए, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को ये भुगतना पड़ेगा बार बार। आज अगर मम्मी पापा लोग वोट नहीं दिए होते 2021 वाले में, तो हम लोग का भी एसआईआर से नाम कटा होता। उससे पहले जब वोट हुआ था 2014 में, 2011 में, तब में वोट हुआ था जब, तो उस समय भी अगर नाम अगर नहीं रहता ना तो हम लोग का नाम कट जाता एसआईआर से। ठीक है, हम भी लोग तो माना जाता कि बांग्लादेशी है। कई लोगों के मुंह से सुनते हो गए एसआईआर में नाम निकाले बांग्लादेशी बा, ऐसा कहते हैं लोग। बेहतर जीवन यापन, रोजगार में अवसर, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जैसे देखो नेपाल, नेपाल के कई सारे बच्चे ना यहाँ पर श्रीरामपुर कॉलेज में आते हैं पढ़ने के लिए, कई सारे लड़के आते हैं और ये लोग यहीं पे रहते हैं, घर लेके यहीं पे रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि ये लोग यहीं पे रह गए तो इनके यहाँ पे नौकरी भी मिल जाएगी, यहाँ पे वोटर का अधिकार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये लोग खाली शिक्षा लेने आए, शिक्षा लेंगे, 3 साल पढ़ेंगे, चल देंगे, क्योंकि नेपाल में उतना बढ़िया एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस नहीं है उतना अच्छे से। ये लोग आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो नेपाली लोग देखना कितना सारे लोग आते हैं, रहते हैं, वो लोग हॉस्टल वगैरह लेके रहते हैं। ठीक है, तो श्रीरामपुर कॉलेज में हॉस्टल भी है, तो हॉस्टल में वो लोग रहते हैं, पढ़ाई करके वो वापस चले जाएंगे वो लोग। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत ज्यादा, नेपाल के कई सारे लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट कराने आते हैं, कैंसर वैंसर का, हार्ट का, किडनी का। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसप्लांट कराने के लिए आते हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा और प्राकृतिक को भी देखकर यहाँ पर आपदाओं से बचने के लिए भी आ जाते हैं। कई सारे तो असम से लोग देखना यहाँ पे बंगाल में बसे हुए हैं, असम से। असम में बहुत ज्यादा बाढ़ उड़ आता है और असम में बहुत सारे आपके अर्थक्वेक आते हैं, की वजह से वो लोग प्रवास करके कहाँ चले आते हैं, यहाँ चले आते हैं। तो ये प्रवासन के कुछ क्या है प्रकार हैं। आंतरिक प्रवासन एक इंटरनल माइग्रेशन होता है, जो रोजगार के चलते, स्वास्थ्य के चलते, पढ़ाई के चलते एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो ये क्या होता है, आंतरिक प्रवासन होता है। आंतरिक, समझ में आ रहा है? आंतरिक प्रवासन मतलब देश के अंदर ही, और देश के बाहर क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय प्रवासन, जिसको हम लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन। देखिए, देश के सीमाओं के भीतर स्थानांतरण, ग्रामीण से शहरी प्रवासन करना, ग्राम से कहाँ जाना, शहर की ओर जाना, मतलब कोई देश ऐसा राज्य है, जैसे वे ये देख लो क्या नाम है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में गाँव की संख्या बहुत ज्यादा है, तो गाँव से लोग काम करने के लिए कहाँ जाते हैं, शहर के लिए। तो शहर में कोई ऐसा जगह शहर हो जो पैसा बहुत ज्यादा देता हो, तो मान लो कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से लोग भाग भाग के कहाँ चले जाते हैं, बंगाल चले जाते हैं काम करने के लिए। कई सारे बिहारी देखना वो लोग मिलते हैं काम करने के लिए, इसमें मिल में काम करने के लिए। क्या है, आते हैं कि नहीं, बिहार में रहते हैं, क्या घर बिहार में इंपॉर्टेंट घर, बढ़िया घर एकदम, यहाँ पर क्वार्टर में रहते हैं और वहाँ बढ़िया घर बना के रखा है। ठीक है, ऐसा। रोजगार और बेहतर जीवन शैली हेतु शहरीकरण का मुख्य कारण होता है प्रवासन। शहर से शहर प्रवासन भी होता है। देखो, एक ग्राम से शहर की ओर होता है, यानी कि एक पंचायत एरिया से म्युनिसिपालिटी एरिया के पास भी होता है, और एक शहर से कहाँ होता है, शहर में। जैसे मुंबई से कहाँ चले गए, थाने चले गए। ठीक है, मुंबई से कहाँ चले गए, कोलकाता चले जाए, कोलकाता से कहाँ चले गए, बिहार के पटना में चले गए। ठीक है, तो वहां पे शहर से शहर प्रवासन होता है, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, व्यवसाय हेतु, व्यवसाय करने के लिए, बिजनेस करने के लिए। ठीक है, बिजनेसेस भी करने के लिए तो लोग जाते हैं। तो देश में, देश के अंदर ही रह के रहे तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक प्रवासन। उसके साथ साथ इंटरनेशनल प्रवासन, इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में प्रवासन। जैसे एक देश से दूसरे देश में प्रवासन, जैसे जैसे इंडिया से चाइना, इंडिया से रूस, इंडिया से जापान, है ना। जापान से कोई इंडिया में आता है जल्दी, जापान में टेक्नोलॉजी ज्यादा है, वहीं पे चले जाते हैं लोग। चले इंडिया से कहाँ चले जाते हैं लोग, चले जाते हैं जापान, चले जाते हैं चाइना, चले जाते हैं। चाइनीज लोग को यहाँ पे देखो कोई काम करते हुए, लेकिन हमारे इंडियंस चाइना में काम करते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम करता है खाली। ठीक है, अप्रवासन, जब लोग दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं उसको क्या कहते हैं, अप्रवासन कहते हैं। जब लोग एक देश को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर, यहाँ देश को छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, दूसरे देश में प्रवासन करके वहीं रह जाएंगे, तो कहते हैं अप्रवासन। जब लोग दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं। प्रव्रजन, इमिग्रेशन क्या होता है, एक देखो इमिग्रेशन होता है, एक इमिग्रेशन होता है।
वो है इमिग्रेशन। ये है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन जो होता है जब लोग अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं। यहाँ पे देखो, जब लोग दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, दूसरे देश में जाकर रह जाते हैं वही जगह। जैसे हम यहाँ से कहाँ चला गया, चाइना चला गया, वहीं पे जाके रह गया, तो क्या कहलाएगा, इमिग्रेशन, अप्रवासन। और ये कहलाएगा प्रव्रजन। प्रव्रजन जो कहलाता है, ये अपने देश को छोड़कर, यहाँ की नागरिकता त्याग कर कहाँ चला जाएगा, दूसरे देश की नागरिकता ले लेगा, दूसरे देश का सिटीजनशिप ले, तब वो कहलाता है प्रव्रजन। और शरणार्थी प्रवासन क्या होता है, युद्ध से कोई गया हो, कोई राजनीतिक अस्थिरता की वजह से गया हो, और साथ साथ उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदा के कारण मजबूरी से देश छोड़ना पड़ा हो। कोई कोई उसको मान लो कि मोलास्ट कर रहा है, कोई बोल रहा है कि तुम्हारे घर परिवार को छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, अपना घर परिवार लेके एक देश से दूसरे देश चला, मलेशिया चला गया, थाईलैंड चला गया, ठीक है, घूमने गया था बेटा, उधरे बस गया, अच्छा लगा बस गया उधर। ठीक है, ये कंडीशन हो सकते हैं। आगे अस्थायी प्रवासन। अस्थायी टेम्पररी माइग्रेशन क्या होता है, अगर कुछ समय के लिए प्रवास किया जाए, वापस लौट जाना, कुछ समय के लिए प्रवास कर वापस लौट जाना, जैसे मौसमी प्रवासन के कारण, मौसम के दौरान, मतलब जब फार्मिंग वार्मिंग जब होती है तब उस समय अपने राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में चले जाते हैं, तो वो भी होता है अस्थायी प्रवासन। फिर वो अपने देश में, अपने राज्य में चले जाते हैं। जैसे बंगाल में कई सारे लोग, बिहार से लोग आते हैं, तो लोग देखना वहां पर तो खेती होती है अच्छे से, अगर नहीं होती है तो यहाँ पर आके काम करने लगते हैं, तो वहां पे जब खेती करनी होती है ना, तो यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं लोग, क्या है, यहाँ से फिर वापस चले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे, अस्थायी, टेम्पररी। वो टेम्पररी है, मतलब पूरा परमानेंट नहीं है। एक होता है परमानेंट, नए स्थान पर अस्थायी निवास स्थापित करना, वापस लौटने का इरादा ना रखना। तो बांग्लादेशियों को वापस और लौटने का इरादा ही नहीं था, हमरा दिखे ही थाकबो, हमरा जाबो ना, ठीक है, ऐसा लोग अपना घर बना के रखा था यहाँ पर। आर्थिक प्रवासन, बेहतर आर्थिक अवसर की तलाश में प्रवासन करना, ज्यादा पैसा, अगर ज्यादा पैसा मिलेगा वहीं पे जाए पास कर। प्रवासन का मतलब समझ में आ रहा है ना, ये भी नहीं समझ में आ रहा है, माइग्रेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना। माइग्रेशन का मतलब है अपने राज्य को, अपने देश को, अपने जिला को, अपने टाउनशिप को छोड़कर दूसरे किसी राज्य में, दूसरे किसी जिले में जाके बसना। अब वो कुछ ना कुछ कारण है, एक परमानेंट बस सकता है, एक अपरमानेंट बस सकता है, मतलब कि जैसे टेम्पररी कोई रहता है, माइग्रेट करता है, पढ़ाई पूरी हो गई तो हम यहाँ पे क्यों रहेंगे, अपने गांव फिर से, कृषि अच्छी नहीं हो रही है, दूसरे जगह काम चलने देखते हैं, उधर पे काम कर लेंगे, उधर काम पूरा हो गया, यहाँ कृषि में फिर से बरसात उरसात हो गया, सूखा खत्म हो गया, फिर चलो अपने खेत में काम करने के लिए। तो जो यहीं पे रह जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं परमानेंट माइग्रेशन। जो लेकिन नहीं रहते हैं, कुछ दिन के लिए आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अस्थायी, टेम्पररी कहलाते हैं। गया, कुछ पर्यावरणीय और पारिस्थितिक प्रवासन भी, एनवायरमेंटल माइग्रेशन भी की वजह से आ जाता है, बाढ़ की वजह से आ जाता है, भूकंप बहुत ज्यादा होता है तब आ जाता है, चक्रवात बहुत ज्यादा आता है तब। जैसे मान लो आप किस में हो, कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल, अगर हम तुमको बोले कि बिहार का कोई आदमी सूखा की वजह से कहाँ आया, पश्चिम बंगाल में आके काम कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, माइग्रेट कहेंगे। तो कौन सा माइग्रेट, अपने देश से अपने ही देश में आया, तब अपने देश में ही रह रहा है, तो वो तो आंतरिक माइग्रेशन हुआ ना, इंटरनल माइग्रेशन। वो तो कहीं उठ के नेपाल, भूटान या फिर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो गया नहीं, या चाइना तो गया नहीं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनेशनल माइग्रेशन, अगर वहां चला जाता है, ठीक है। और नेशनल माइग्रेशन अपने ही राज्य से, देश के अपने ही राज्य से उठ, ठीक है। जलवायु पर जैसे कई देखना, उड़िया वाले लोग, क्या उड़िया, उड़ीसा से रहते, तो उड़िया वाले लोग तो यहाँ पे भी बसे हुए हैं, यहाँ के कई सारे बंगाली उड़ीसा में भी है, एक दूसरे से क्या किए, कोलैब करके माइग्रेट होके आए, ठीक है, ये भी कोलैब कर ली, वो भी कोलैब कर ली। जबरन प्रवासन भी होता है, फोर्स माइग्रेशन, बाहरी कारणों की वजह से, सरकार, सेना, युद्ध, जाति और धार्मिक हिंसा की वजह से भी मजबूरी में किया गया विस्थापन, इस प्रकार उप प्रकार होते हैं इसके। कोई कोई मजबूरी में भी चल जाता है, जबरन किसी का प्रकार ये माइग्रेट कर दिया जाता है। जैसे कोई पुलिस वाला है, किसी नेता को पकड़ लिया, उसको जबरन कोनो अंडमान निकोबार भेज देगा,
जाओ बेटा उधरे पे रहो, तुम्हारा जितना पुलिसगिरी था दिखाओ वहां पे। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप भेज देगा, मिनी काय द्वीप पे पंछियों के साथ जाके दाना बांटो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, तब जबरन प्रवासन हुआ। वो नेता के खिलाफ में क्या कर दिया था, बोल दिया था, बस इसी वजह से प्रवासन हो गया, भेज दिया उसको। जबरन होता ही, जबरदस्ती किसी का क्या है, प्रवासन कर दे। बाहरी कारणों की वजह से हो सकता है, सरकार सेना जाती है। सामरिक प्रवासन जो युद्ध और सैनिक तनाव के कारण में भी स्थापन होता है। जातीय या धार्मिक प्रवासन भी होता है। शरणार्थी सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी होते हैं। 1951 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कन्वेंशन, इसके शरणार्थी में कुछ सुरक्षा के लिए 5 आधार तय किए गए, जैसे जाति पे भी माइग्रेशन होगा, धर्म पे भी, नस्ल, राष्ट्रीयता पे भी, और सामाजिक राजनीतिक समूह पे, ठीक है। उसका नस्ल मतलब वो कौन से नस्ल से, कौन सा रिलीजियस, रिलीजियस मतलब धर्म हो गया, और कौन से नस्ल से है, जैसे कोई नेपाली तो नहीं ना है, नेपाली तो नहीं ना है, नेपाली कोई हो गया, वो नस्ल कहलाता है, ठीक है? कोई पिग्मीज तो नहीं है, पांटूस तो नहीं है, कोई रेड इंडियंस तो नहीं है। ये लोग ऐसी जातियां होती हैं जो अंडमान निकोबार के पास रहती है, ठीक है। ये लोग, वो लोग का नस्ल कहा जाता है। राष्ट्रीयता भी देखा जाता है 1951 के अनुसार। उसके बाद अप्रतिरोधता का सिद्धांत, इसके अनुसार कोई भी देश शरणार्थियों को बलपूर्वक उन स्थानों पर वापस नहीं भेजता जहां उनके जीवन या स्वतंत्रता को खतरा हो। यहाँ पर सुरक्षा की बात कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको हम बताएं माइग्रेशन की बात, कुछ भी हो सकता है, सूखा, बाढ़, या फिर सरकार, सेना, युद्ध, भूकंप, बाढ़, ये सब आने की वजह से भी क्या हो जाता है, माइग्रेशन हो जाता है। तो उसकी सुरक्षा हम लोग कैसे कर सकते हैं, सिक्योरिटी ना पढ़ रहे हैं इसमें, सिक्योरिटी कैसे, तो 1951 के अनुसार किसी को हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं हमारी सिक्योरिटी है, आप हमको एक देश से दूसरे देश में जबरन नहीं भेज सकते। अगर हमको जब तक माइग्रेट होने को ना मन करे, हम माइग्रेट नहीं होंगे। हम हैं यहाँ के, परमानेंट स्थायी हैं बंगाल के, तो हम क्या जाएंगे, दूसरे देश में नहीं जा पाएंगे, दूसरे राज्य में नहीं जा पाएंगे, हम यहीं पे रहेंगे। अपना घर सबको प्यारा होता है। तो उसी तरीके से ये सुरक्षा देता है 5 आधार पर। अगर कोई जाति के नाम पर तुमको माइग्रेट करा रहा है जबरन, तो आप क्या कर दो, 1951 के अनुसार उसके ऊपर केस कर दो। उसके साथ धर्म के नाम पर, नस्ल के नाम पर, राष्ट्रीयता के नाम पर, या फिर आपको राजनीतिक समूह से उत्पीड़न किया जा रहा है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते। तो आपको क्या देगा, वो सुरक्षा देगा। शरण के देश की अवधारणा बनाई जाती है, वो आपको सुरक्षा देगा। के साथ अनुसार देश में शरणार्थियों को बलपूर्वक उन स्थानों पर वापस नहीं भेजा जाएगा जहां पर उनको खतरा हो, अपनी जान का खतरा हो, वहां पे फिर नहीं भेजा जाएगा। जैसे मान लो बांग्लादेश में जबरदस्ती कोई जबरन करा दिया तुमको जाने का, ठीक है, अगर तुम वापस आ गए वहां पे कैसे बचते बचाते तुम अपनी सुरक्षा ले सकते हो, तुमको वापस कोई नहीं बोलेगा जाने को, तुम्हारी जान का खतरा है। ये ये अगर आपको याद रहेगा 1951, तभी ना अपनी सुरक्षा कर पाओगे अपने से, ठीक है। सुरक्षा एजेंसियां कौन कौन होती हैं इसमें, शरणार्थी को उच्चायुक्त, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, ये इंटरनेशनल लेवल में काम करते हैं। UNHCR, जैसे विदेशी कोई यहाँ पर विदेश से आता है ना यहाँ पर, तो उन लोग शरणार्थी होते हैं। वो लोग कोई कोई अंग्रेज, देखना कोई कोई अंग्रेज ऐसे होते हैं जो ब्लॉगिंग करने के चक्कर में पूजा पाठ स्थलों पे चले जाते हैं, तो वहां पर उनकी सुरक्षा का काम किसका होता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि ये कहाँ से आया है, विदेश से आया है। विदेश से आता है तो उधर से पैसा बहुत ज्यादा लेके आते हैं लोग, डॉलर ज्यादा पैसों का मिल जाता है, ठीक है। खैर अभी तो कम हो गया है डॉलर, तो उधर से वो लोग डॉलर लेके आते हैं ना, तो हम लोग की कमाई हो जाती है, हम लोग मेनली कमा लेते हैं। कैसे, सुनो, अगर विदेश से कोई मुद्रा आ रही है तो यहाँ पे ज्यादा दाम होगा, हमारे यहाँ से दूसरे कहीं पे विदेश में जा रहा है तो पैसा, तो वहाँ पे मुद्रा ज्यादा होगी, पैसा ज्यादा होगा। कि वो लोग जब आते हैं ना, तो का स्वागत करना हम लोग का कर्तव्य बनता है। अगर मान लो यहाँ पर कोई आतंकवादी हमला हो जाए और उसी में कोई विदेशी मर जाए, तो यहाँ पे हम लोग का सिक्योरिटी क्या होगा, कोलैप्स हो गया। यहाँ पे हम लोग उसको सिक्योरिटी नहीं दे पाए, तो कोई विदेशी आएगा यहाँ पर घूमने के लिए। यहाँ पर अगर आप घूमने जाओगे विक्टोरिया मेमोरियल, तो कितना लगता है, 50 रुपया, 100 रुपया, हट मान लो 100 रुपया, उन लोग से 500 रुपया लेता है। तो कमाई हुआ कि नहीं, 400 रुपया का एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं। तो उन लोग की सुरक्षा करना किसका कर्तव्य बनता है, हम लोगों का। भाई उसकी सुरक्षा हम लोग करें, इसलिए सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम भी लोग किसी भी देश में जाते हैं तो सिक्योरिटी होती है। अभी तो आपके यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था, में भारतीय लोग अपने झंडे दिखाकर, भारतीय झंडा दिखाकर, इतना शान है हम लोग की झंडे की कि
कि भारतीय झंडा दिखाकर हम लोग बच गए वहां पर। रूस ने कहा कि भाई जितना लोग भारतीय झंडा दिखाएगा उसको मारना नहीं, उसको खरोच तक नहीं आनी चाहिए। ये है पावर, क्या क्या खरोच तक नहीं आनी चाहिए। भाई ऐसा बना के रखे हुए हम लोग सिस्टम, उसी वजह से ना। वो भी लोग आता है यहाँ पर तो उन लोग का भव्य स्वागत होता है। ट्रम्प आया था, भव्य स्वागत होता है। पुतिन जी आए थे, उनका भी भव्य स्वागत आता होता है। ठीक है, अभी तो खैर मोदी जी मेलोडी के साथ घूम रहे हैं मेलोडी खा रहे हैं। यूनिसेफ, यूएनडीपी, डब्ल्यूएफपी, डब्ल्यूएचओ, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति, आईसीआरसी, ये सब चीजें क्या होती है? सुरक्षा, भोजन, चिकित्सा आपूर्ति में मदद करता है। सुरक्षा के लिए भी मदद करता है, भोजन के लिए भी मदद करता है, चिकित्सा डब्ल्यूएचओ कर देता है। सुरक्षा किया कि नहीं किया? महामारी के वजह से जो महामारी हम लोग के यहाँ पे फैली थी, कौन सा? कोरोना 2020 के समय में, तो किसने हम लोग को बूस्टर डोज दिया था? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ से पूरा का बढ़िया से उसको पूरा उसके बारे में पता लगाकर कि भाई ये ठीक है कि नहीं है। ये अगर किसी को इंजेक्ट किए जाते हैं, अगर इंजेक्ट कर दिए तो डबल डोज है, फर्स्ट डोज है, सेकेंड डोज है, कोवैक्सीन है, कोविड शील्ड है, तो अगर कोई ये अगर लगा रहा है तो उसको कोई बुखार उखार तो नहीं ना हो रहा है। ऐसे कई सारे लोग देखना बोल रहे थे कि हमको बूस्टर डोज लगा है तो हमको बुखार आ गया है। तो आया था तुम लोग को बूस्टर डोज लिए हो कि नहीं? डोजे नहीं लिए हो? ठीक किए हो, ठीक किए हो। डोजेज वगैरह बहुत ज्यादा जरूरी था, कोरोना के समय डोजेज लेना जरूरी था। अरे पोलियो का तो डोजेज लिए होगे, पोलियो, टेटनस, ये बीसीजी का टीका, ये 55 में दे दिया जाता है। उस समय तो मना नहीं करते हैं, तो मना करते हैं नहीं, तो उसके वायरस तो अभी भी हैं, तो उसका टीका दिया जाता है, उसका टीका दिया जाता है, उसको वैक्सीन कहते हैं। जो रोग होने से पहले बचा दे उसको वैक्सीन कहते हैं, और रोग होने के बाद जो लगता है उसको इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है ना? तो टीकाकरण उसको कहते हैं। जैसे पोलियो, पोलियो अभी तक है, लेकिन वो हम लोग से मतलब लड़ता है, हम लोग का जो अंदर के शरीर का जो खून है वो पोलियो के वायरस से लड़ता है। तो उसको बूस्टर देने के लिए पोलियो का बूंद पिलाया जाता है, 2 बूंद, ठीक है, बना देता है। तो पोलियो ही मारा रहता खाली। और आज भी पाकिस्तानी लोग का सोच सुनो, आज भी पाकिस्तान लोग का सोच कि अगर हम अपने बच्चे को पोलियो पिला दें तो केवल 2 ही बच्चे हों। तो का ऐसा सोच, वहाँ के एक टीवी रिपोर्टर ने वहाँ पर रिपोर्ट किया कि आप लोग पोलियो यहाँ पर क्यों नहीं पिलाते हैं बच्चों को? तो बोलते हैं कि अगर हम 2 बूंद पिला दिए ना तो केवल 2 ही बच्चे होंगे, इसीलिए हम लोग नहीं पिलाते हैं। मतलब 2 बच्चे के चक्कर में एगो आदमी का, एगो बच्चे का पूरा 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 मतलब कि जीवन खराब कर दिया, है ना? पोलियो हो जाता तो देखता है कोई कोई पैर एकदम पतला पतला रह जाता है, चल फिर नहीं पाता है। तो ऐसे ज्यादातर में दिखाई देते हैं, पाकिस्तान के लोगों में दिखाई देता है। वो लोग मानते हैं कि अगर पोलियो की बूंदे पिला दिए केवल 2 ही बच्चे, मतलब उसका जीवन खराब कर दो और महिला को फैक्ट्री बना लो बच्चे का। हाँ, ये करना पा रहे हो? इतना खतरनाक सोच है, टेंडेंसी देख रहे हो, ह्यूमन टेंडेंसी इतनी खतरनाक है कि बोला जा रहा है कि भाई हमको 2 ही बच्चे मतलब नहीं चाहिए और चाहिए। ऐसा क्या खतरनाक है, पूरा फैक्ट्री लगा के रखता है। आगे देखो, गरीबी हटाओ देश बचाओ, है ना? गरीबी हटाओ देश बचाओ, पॉवर्टी कहते हैं वह स्थिति जिसमें व्यक्ति या परिवार के पास बुनियादी आवश्यकता जैसे भोजन, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन नहीं होते, तो ये हम लोग क्या कहते हैं? गरीबी। गरीबी तो जानबे करते हो, सबके साथ गरीबी। अभी हम लोग क्या अमीर हैं? नहीं, मिडिल क्लास फैमिली। मिडिल क्लास फैमिली के पास अगर खाना पीना नहीं है तो क्या हो जाएगा? वो गरीब हो जाएगा। ठीक है? किसी के पास देखना अच्छे से आवास नहीं होता है, कहीं रहने की जगह नहीं होती है, स्वास्थ्य ठीक से नहीं मिल पाता है, गरीबी में एकदम जी रहा है जीवन, भोजन ठीक से नहीं मिलता है, कुपोषण का शिकार हुआ है, भोजन ठीक से नहीं मिल पाता है, वो लोग क्या होते हैं? ऐसा लगता है गरीब। ठीक है? और हम गरीबी देखे हैं कलकत्ता में, जब हम लोग वहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज पढ़ने जा रहे थे, कई सारे ऐसे लोग थे और कई सारे ऐसे लोग थे टेंट डालकर ना रहते थे, और उसमें ना कोई अंग्रेज वहां पर जाता था फोटो वोटो खींचने, जबरदस्ती फोटो खिंचाता था, ले फोटो खींच एकदम मस्त एकदम,
फोटो खिंचा के जाता था बढ़िया से। जानते हो क्यों? और वो लोग फोटो ले जाके जानते हो क्या बोलते हैं वहां पर इंग्लैंड वगैरह जो आते, कितना गरीब देश है, देख रहे हो? क्योंकि लूट के कहाँ से लेके, एक तरफ गरीबी भी दिखा रहा है और लूट के लेके कहाँ से गया था। तो लोगों ने कहा कि देखिए यहाँ पे गंदगी इतनी ज्यादा, और अंग्रेज लोग यहाँ पर आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, चीजें एक्सप्लोर करने के लिए कि गरीबी है, कितने जनता पढ़ी लिखी है, किसको स्वास्थ्य मिल रहा है, किसको सरकार से फायदा मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है, कौन गरीब है, कौन काला है, कौन गोरा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, सबको एकदम बढ़िया से फोटो खींच खींच के ले जाके दिखाता है। और वहां पर एक प्रोजेक्टर लगाया हुआ है, उस प्रोजेक्टर में जाके दिखाता है, देख ये बचवा है, एक्सप्लोर करने गए थे तो ये बच्चा आराम से आके फोटो खिंचाता। अब लोग के पास शिक्षा की भी कमी है, अब गरीब है तो कहाँ से जाएगा, ये शिक्षा भी कमी है, ये अंग्रेज लोग को आराम से फोटो दे, आओ फोटो। नहीं तो जो समझदार होते हैं कह देंगे भाई फोटो तुम अपने देश में ले जाके दिखाएगा, पैसा कमाएगा वहां पर। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर के वहां पे भेज दिया एजुकेशन को, तो अब वो लोग दिखा दिखा के फोटो दिखा दिखा के ये करेंगे कि नहीं करेंगे, हम लोग के बारे में बताएंगे कि देखो कितना गरीबी है यहाँ पर, नदी नाले हमेशा खुले हुए रहते हैं, जहां तहां कोनो फेंक फाक के चल देता है, माला फेंक देता है बेटा पानी में, मूर्ति फेंक देता है पानी में, लेकिन उसका फिर लकड़ी उठा के लेके आता है, फिर से एगो नया मूर्ति बना देता है, सब जगह पढ़ाता है वहां। इतनी गंदगी बचा के रखा हुआ है। वहां पे टेम्स नदी है, टेम्स नदी इतनी साफ सुथरी है, यहाँ पे गंगा नदी सबसे स्वच्छ माना जाता है, इसी में फेंक देता है सब, से फेंक देता है, बहुत सारे प्लास्टिक प्लास्टिक सब फेंक देता है। तो भाई गंदगी फैला रहे हो ना, अगर दूसरे देश, इसलिए ना गंदगी को कम करने को बोला जा रहा है, गंदगी थोड़ा कम करिए, अपने घर का कचरा तो साफ कर देते, लेकिन भारत का कचरा मतलब अपने घर का कचरा साफ करके भारत में फेंक देता है, अपना घर का कचरा साफ करके वो अगल बगल फेंक देगा, लेकिन अपना घर सुंदर रहना चाहिए। इतने खतरनाक होते हैं। ये गरीबी लोग से क्या बात करोगे, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, हम तो नहीं जी सकते, हम कुछ कर पाएंगे, तो फोटो खिंचा लो जाओ ठीक है। अच्छा, गरीबी होने का ये मतलब नहीं है आप शुरू से ही गरीब हो, भगवान तुमको ब्रेन दिया है, माइंड दिया है, हाथ पैर दिया है कमाने के लिए, कमाने दमाने के, भगवान के भरोसे बैठे हो कि जब उन आंख फेरेंगे तब हम उनके पास जाएंगे, भगवान के भरोसे बैठो। हाँ, कि भगवान जब आंख फेरेंगे तब हमारा नौकरी लगेगा, तब हमारा गरीबी दूर हो जाएगा, तब उसके शौक पूरे नहीं, नौकरी लग गया तो शौक पूरा नहीं, उससे पहले खूब शौक पहले रहता है, नौकरी से पहले शौक पाला। गरीबी वह स्थिति है जहां पे क्या नहीं मिलता है, भोजन पानी ठीक से नहीं मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से नहीं मिलेगी, आवास योजना नहीं बन पाएगा, ठीक है। इसलिए गरीब लोगों को, जो गरीब लोग होते हैं उनको 5 लाख 10 लाख आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में की जाती है, ताकि इनका घर बन जाए। देखना अभी एक एक तल्ला 2-2 तल्ला एकदम फिट दे रहा है एकदम बढ़िया से, तो गरीब लोग हैं, सरकार से पैसा लेके आवास योजना पार करा के वो लोग का सरकार घर बना दे रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। इससे क्या बन जाता है ना, घर बन जाता है, उसका देखना बाहर में एगो बोर्ड लगा रहेगा, तो घर बनाए रहते हैं ना सरकार के द्वारा, तो देखना बोर्ड लगा रहता है, वो 1 तल्ला या 2 तल्ला बन सकता है, पर नहीं बन, लेकिन अपना जो प्राइवेट घर होता है वो तो हमारा ये घर कोनो प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं बना। अगर कहीं पे हम जमीन है मेरा, वहां पे टाली घर था, वहां पे हम 1 तल्ला 2 तल्ला बनाना चाहते हैं, सरकार हमारी मदद करेगी, तो क्या होगा, ये होगा तो का बढ़िया सा, यही कंडीशन हो। अशिक्षा और कौशल की कमी से भी गरीबी आती है, किसी के पास अनएडुकेटेड है उसके वजह से भी, सबसे मेन बात है अनएडुकेटेड होना। अगर आप अनएडुकेटेड हैं तो गरीबी में आपको क्या जाएगा, पूरा अनएडुकेटेड। ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा कम भी नहीं पढ़ा लिखा रहना चाहिए। अब तुम बोलोगे कि अंबानी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो बहुत खतरनाक अमीर है, ऐसा नहीं, बिजनेस दिमाग उनका बहुत खतरनाक है, इसलिए आज अमीर है ना। कैरी मिनाटी जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है नहीं, ग्रेजुएट क्यों है, ग्रेजुएशन है, तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन दिमाग किस पे है, दिमाग किस पे, यूट्यूब पे पैसा कमाना है। आप सुनो ना कैरी मिनाटी, तो ये अशिक्षा और कौशल की कमी है। कौशल, स्किल डेवलपमेंट अगर किसी के पास नहीं है ना, स्किल डेवलपमेंट अगर किसी के पास नहीं है, तभी क्या होगा, वो गरीबी में भी। आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, इससे मतलब नहीं है, स्किल डेवलपमेंट होना।
एक अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके हाथ में ना थोड़ा कौशल है, स्किल है, तो वो पैसा कमा सकता है। आज बुढ़िया बुढ़िया लोग पैसा कमा रही है। अपने घर में ही कोई अगर सेंटर है, कोई मान लो कि ऐसा जैसे सेंटर है, रोड के पास उनका मान लो घर है, रोड के पास जो दरवाजा खुलता है वो रोड के सामने खुलता है, ठीक है। तो वो ना अपने घर में जो गली वाला है उसी में एगो स्टोव लेंगी, तो गैस लेंगी, आटा लेंगी, रोटी बेल, 7 रुपया रोटी, है कि नहीं। 10 रोटी भी बेचाता है तो 70 रुपया हो गया, होगा कि नहीं होगा। और बहुत थोड़ा सा परथन थोड़ा कम कर दें, फलाना के पास से हेवी रोटी मिलेगा, उधर से चलेगा, रुमाली रोटी भी बनावेली बढ़िया नया। तो कौन बोलता है कि वो क्या पढ़ी लिखी है, नहीं, उनके पास क्या है, कौशल है, स्किल है उनके पास, वो गरीबी रेखा में फिर नहीं रहेंगे, ठीक है। अब क्या करें, हमारे पास इतने गरीब गरीब हैं मन से भी धन से भी इतने गरीब गरीब है ना बच्चे, इतने गरीब गरीब। आपको हम बताए 300 रुपया फीस भी ठीक से नहीं मिल पाता है, 300 रुपया फीस है। और आज पूरे सब्जेक्ट में सारा सब्जेक्ट पढ़ाते केवल 300 रुपये में, पूरा सोमवार से शनिवार तक क्लास, और आप हमको हमेशा यहीं पे पाओगे, ठीक है। पूरा सोमवार से शनिवार तक क्लास चलता है, वो भी डिजिटल बोर्ड पे क्लास चलता है, फोटोस दिखा दिखा के पढ़ाते हैं, समझा समझा के पढ़ाते हैं, तो इतना जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहे कि हमारी पढ़ाई करो, कम दाम में पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं बात है। बात यह है कि 300 रुपया भी नहीं दे पा रहा है, कितना गरीबी है। हाँ, तो खट के लेके आओ, पढ़ाओगे, अच्छा शिक्षा दोगे और पैसा भी खर्चा नहीं करोगे, ऐसा थोड़ी है। दोनों चीजें एक साथ तो नहीं ना हो सकती। या तो पढ़ाई, अगर ये इसी में देखो किसी किसी का गार्जियन का माइंडसेट होता है, 400 रुपया में पढ़ा रहे, क्या पढ़ाते हो, तो लगता है कि ऐसे ही खाली दे के उसको चल जाते होंगे अपने घर कहीं पे। 400 रुपये में पढ़ाते, 300 रुपये में पढ़ाते हैं। आज के जमाने में 300 रुपया चल रहा है, तो गरीबी रेखा से भी कम है ठीक है। तो उन लोग को, गार्जियन लोग को कुछ कहने का मुझको जरूरत नहीं है। और आज जो है जो बच्चे हैं वो 300 रुपये में पढ़ के भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स ले आकर अच्छे अच्छे नौकरी पर हैं अभी, है कि नहीं है। तो गरीबी रेखा से कोई ऐसे मरता नहीं है, आपको काम करने आना चाहिए, डेवलपमेंट है। एक गार्जियन को ऐसे ही बोले 300 रुपये फीस है, हाँ सर एक बार फिर से बोलिए, 300 रुपये फीस है, सर एक बार और बोलिए, मुझको विश्वास नहीं हो रहा है, 300 रुपये में ऑल सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, वो भी हिंदी मीडियम। बोले हाँ हिंदी मीडियम का 300 ही है, बोलिए तो आपको लिख के हम दे दें, बोलिए हम आपको स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दें। ऐसे ऐसे गार्जियन भी मिलते हैं, ठीक है सर, जाएगा, आएगा पढ़ने के लिए, अभी नहीं किया तो 300 रुपया कम, वहां पे उसको बोलना था 3,000 रुपया लेते, वहां पे ये बोलना चाहिए था। बोले आप कितना दे पाइएगा बताइए ना, आप 1,000 रुपया दीजिएगा, सर 1,000 रुपया तो ज्यादा हो जाए, 300 रुपया आपको लिए आपका कम लग रहा है, आइए 500 रुपया दिए ना आपका ना मेरा, ठीक है 500 रुपये भेजे ही नहीं, भेजे ही नहीं। बोले बहुत अच्छा बात है, ऐसे ऐसे लोगों को घमंड होता है, 100 रुपये में क्या पढ़ाते होंगे, 400 रुपये में क्या पढ़ाते होंगे, ठीक है। कोई कोई तो इतना 2 गो बच्चा भेजे हैं, 800 रुपया 900 रुपया लीजिएगा, 2 गो बचवा लोगे, कुछ कम कर दीजिए, तो बैग 100 रुपया ले लीजिए, कम लेके आइएगा ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर जो फीस है वो 5 क्लास से लेकर 9 क्लास तक फीस 100 रुपया करके है, और उसके बाद 10 क्लास और 11-12 क्लास टोटली 400 रुपया है, ठीक है। 300 और 400 बस इतना ही मेंटेन रखें। दूसरे क्लासेस में चल जाइए, एगो सब्जेक्ट का 250 रुपया लेता है, एगो इकोनॉमिक्स पढ़ाएगा ना 250 रुपया, इंग्लिश पढ़ाएगा ना 700 रुपया 600 रुपया आपसे लेगा। आप दूसरे कहीं पे क्लास चल जाइए, वहाँ पे ऐसे ही बताएगा। हम लोग के टीचर जब पढ़ाते थे जिस समय में 2015 में, तो उस समय में भी हम लोग को 300 रुपये में पढ़ाते थे, एगो सब्जेक्ट इंग्लिश पढ़े हम खाली 300 रुपये में, खाली इंग्लिश पढ़े, और वो भी पान खा के पढ़ाते थे। बोर्ड पे पहले ही से लिखा होता था सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आईएनजी बस, ऐसे लगा दो, हो गया। और सर कहीं पे गए हैं बिजी, ठीक है, कहीं गए हैं बाहर और सर नहीं पढ़ा रहे हैं, आप आइए लिखिए चल जाइए घर, ऐसे पढ़े हम लोग, ठीक है।
इसीलिए कौशल बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षा, अच्छे रोजगार के अवसरों में वंचना, कम वेतन और कार्यों में फंसना, ये क्या होता है? अशिक्षा और गरीबी का एक है। आर्थिक असमानता, अमीर और गरीब के बीच में खाई का बढ़ना, जैसे ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, ये आर्थिक असमानता है, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। उसके बाद बेरोजगारी और कम आय, क्रय शक्ति जो है, पर्सिंग पावर जो है वो कैसा है? कम है, इसके वजह से भी गरीबी आ जाती है। भ्रष्टाचार और कुशासन, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है गरीबी लाने में, पॉवर्टी लाने में। गरीबी तबके के लोग जो संसाधन और सरकारी योजना का ना पहुंच पाते हैं, भ्रष्टाचार कहलाता है। जैसे आप तक पैसा 3000 रुपया नहीं पहुंच पाया तो क्या कहलाएगा? कोनो दूसरा पैसा उठा के लेके चला गया, भ्रष्टाचार कहलाएगा। ठीक है, पुलिस लोग पैसा जबरदस्ती, हेलमेट नहीं पहनते जबरदस्ती आपका चालान काट देता है, या फिर 500 रुपया 600 रुपया लेके छोड़ देता है। वैसे चालान का तो पैसा 400 रुपया है, लेकिन मांगता है बेटा 700 रुपया, 600 रुपया लाओ, 200 रुपया उसके पॉकेट में, 400 रुपया सरकार को। वो भी जाता है कि नहीं जाता आपको क्या पता? पर्ची काट के देगा तब ना पता चलेगा, पर्ची भी नहीं काटता है, लाओ 300 रुपया लाओ, 300 रुपया लाओ, वो उसके खाते में चला जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाता है? वो भी भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के कारण। प्राकृतिक आपदाएं और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी होता है गरीबी। कोई कोई का खप्पड़े उड़ गया, घरे उड़ गया, झोपड़ी बना के रखा हुआ था बेचारा, छप्पर लगा के रखा था, उड़ गया, घर कैसो कैसो बनाया था वो भी उड़ गया। प्राकृतिक आपदा के कारण किसी का गरीबी आ जाती है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी क्या जाती है? गरीबी। आज भारत में सबसे ज्यादा गरीबी देखा है। भारत में सभी कोई को देखो लगभग लगभग गरीबे है, लेकिन कैसे? मन से, धन से नहीं। मन, धन सबके पास है, धन से कोई गरीब नहीं है, मन से गरीब है। नहीं, हम आज खर्चा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बहुत पैसा का खर्च, क्या है? तो वो मन से क्या है? गरीब है, धन से नहीं। धन है उसके पास है। और आजकल तो पैसा को लेकर कोई बात उतना नहीं होता है। अगर आपको लेना है, घर बनाना है, सरकार मदद कर ही दे रही है। ईएमआई पे एसी फ्रिज ले लीजिए, और तो जीरो डाउन पेमेंट पे हो जा रहा है। ईएमआई पे जीरो डाउन पेमेंट पे हो जा रहा है। आपको कुछ भी लेना है, जीरो डाउन पेमेंट पे ले लीजिए, आराम से पैसा भरते रहिए। बस आपके पास पैसा आना चाहिए कहीं से ना कहीं से। 3000 रुपया 5000 रुपया ईएमआई भरना है, तो आपके पास पैसा कहीं से आना चाहिए, तो कमाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, शौक पूरा कर लिए, पैसा भरवे नहीं किए तो बैंकर वाला लोग सब आ जाता है आपके घर पे, लाओ बेटा तुम्हारा घर बहुत अच्छा सजा हुआ है, लाओ एसी खोल के लेके चलो, तो इससे हमारा ईएमआई पूरा होगा। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि की वजह से भी होता है। भूमि और संसाधनों के नियंत्रण की कमी की वजह से भी होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता आ जाती है, अंतर्राष्ट्रीय ऋण और ब्याज दरें हो जाती है बहुत ज्यादा। ये देखो, विभिन्न देश में गरीबी रेखा के नीचे ये जीवन यापन करने वाली जनसंख्या कितनी है? देखो, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या, कांगो गणराज्य में, कांगो जो बेसिन है, कांगो बेसिन में 63% गरीबी है, कांगो बेसिन में। अब हम जानते हैं कि आप लोग क्या खोज रहे होंगे, भारत, भारत में कितना गरीबी रेखा है? 22%, है ना? हम जब नोट्स बना रहे तो हम भी देख रहे थे कि कौन सा भारत कहाँ पर है, कितना गरीबी देखा है। यहाँ पे 22% गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे है 22% लोग। पहले ये 37% था, अभी 22% हो गए। अमीर हुए ना लोग, रोजगार पाए होंगे बढ़िया से। अब बोल रहा है कि रोजगार ही नहीं है, ब्लिंकिट जाके खट लो ना। अच्छा, रोजगार का ठेका केवल सरकार लिया है? आप लोग बताओ ना थोड़ा सा सोच के। रोजगार का ठेका, तुमको अगर 18 का पढ़ा एगो कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो, तो रोजगार का ठेका कौन लिया है? सरकार। और उस पर से सरकार का सिस्टम भी बहुत खराब है, पेपर लीक हो जा रहे हैं, ये बात है। तो दोनों मुनो है, एक हाथ से थोड़ी ताली थोड़ी बजती है। तो क्या होता है, दोनों मुनो है, दोनों मुनो समझते हो? सरकार भी पेपर लीक कर दे रहा है, और जितने एस्पिरेंट्स हैं वो भी लोग अच्छे से एग्जाम नहीं दे पा रहे, निकाल नहीं पा रहे। सोच पा रहे हो? 10th क्लास के बच्चे, जिस समय में पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसमें 25 मार्क्स लेके आया, क्या कॉम्पिटेटिव निकालेगा? 25 मार्क्स लेके आया है। 18 का पढ़ा ठीक से नहीं आता है, 9 का पढ़ा पूछ तो नहीं आएगा, ऊपर से कंपटीशन निकालने जाएंगे, बोलेंगे, यही लोग चिल्लाएगा बेरोजगार है, हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार है। बेटा पढ़ा ठीक से आता है? भारत के प्रधानमंत्री कौन है, किस पद पे होते हैं जानते हो? प्रधानमंत्री को गाली दे देता है, ठीक है। आप जब उससे पूछने जाता है कोई, आप बताइए प्रधानमंत्री को, हमारे मुंह में बोल, हम नहीं बोल पाएंगे, कहीं का। आप यहाँ पे किस लिए प्रोटेस्ट करने आए हैं? दोस्त के साथ आ गए थे बिरयानी खाने के लिए, कौन बात हुआ? अब बोलेगा कि गरीबी रेखा है। ठीक है, ऐसे ही एगो प्रोटेस्टर गया था वहां पर, जब सीए एनआरसी था ना, तो जानते हैं आप सीए एनआरसी क्या होता है, एनआरसी क्या है, सीए क्या है?
तो ना हमको नहीं पता, हमारे मुंह में कौन है, प्रधान जी से पूछ लीजिए, प्रधान जी से पूछ लीजिए, तो प्रधान जी बताएंगे। महामारी, देखो चीन में, देखो तो चीन में गरीबी रेखा देख रहे हो 0.6%। वहां पे बच्चों बच्चों को स्किल सिखाया, पढ़ाई सिखाया चाहे नहीं, स्किल सिखाता है। वहां के बच्चे टिकटॉक कम चलाते हैं, एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब वहां के बच्चों की अपनी तुलना नहीं कर पाओगे। वहां पे ना 78, अगर तुमको 5 का स्क्वायर कितना होता है, 30 होता है, 25 का स्क्वायर बोल, 27 का, हो गया खत्म। समझ में आया? वहां पर ना स्क्वायर के स्क्वायर मतलब ऐसे खाली हाथवाई से फेरेंगे ना, 4 को अगर सवाल दिया रहेगा फटाक से कर देगा वो लोग, इतने खतरनाक है। वैदिक मैथ सिखाया जाता है वहां पे, वैदिक मैथ। यहाँ पर बच्चों लोग को स्क्रॉल करना सिखाया जाता है। आई देख, स्क्रॉल कर, लाइक कर, सब्सक्राइब कर, एकदम मस्त एकदम। आई देख रहे हो ऐसे नाचतिया, ठीक ऐसे। हम वहां पे ना एक बच्चे दूसरे बच्चे की मदद करते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कंपटीशन हो, चाहे कुछ भी हो। और वहां पे लिखा हुआ है कि मतलब अगर आपको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है तो आप देश छोड़ के चल जाइए, नहीं करना है पढ़ाई तो, लेकिन तुमको पढ़ाई लिखाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे पढ़ रहा है बच्चा, नहीं पढ़ रहा है, नाला में गिरा है, पी पा के गिरा है, कोनो बात नहीं है, कोई बात नहीं है। हम तो गरीब हैं, गरीब रहेंगे। गरीब लोग अपने आप को खुद गरीब समझ लेता है। और जो अनपढ़ होते हैं वो आप लोग सोच लेते हैं कि हाँ हम अनपढ़ हैं, हम नहीं पढ़ेंगे, हमसे पढ़ाई बहुत ज्यादा। अरे पढ़ाई से भी सबसे आसान काम कुछ और हो सकता है। बैल बैल के तरह तुमको खेत में खटाया जाए तो खट लोगे? वो काम भारी लगेगा कि पढ़ाई करना भारी लगेगा? क्या काम भारी लगेगा बताओ? जो खेत में काम करने जाएगा वो काम भारी है कि पढ़ाई करना भारी है बताओ? खेत में काम करने जाने जाएगा बेटा, खटाएगा ना एकदम बढ़िया से, वहां पे एकदम धूप में धूपा में खटाएगा एकदम पूरा, सुबह से लेके शाम तक एकदम बढ़िया से, टाइनिंग वाइनिंग सब पड़ जाएगा एकदम बढ़िया से। उसके बाद पता चलेगा। इधर घर में बैठ के एसी के रूम में पंखा के नीचे बैठ के पढ़ने को मन करता है, तब भी बोलता है कि ना पढ़ेंगे, क्या होगा पढ़ लिख के? हाँ तो पढ़ लिख के क्या होगा? तो ले बेटा गरीबी रेखा में जियो। गरीबी रेखा में जियो 22% पे, तुम भी आ जाओगे उसी में गिनाओगे। तो उसके बाद जाके बोलोगे हम तो गरीब हैं, हमको पढ़ाई लिखाई से मतलब क्या है? अरे पढ़ने को आदमी कहीं से भी पढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन अगर खटने को दे दिया जाए ना, लाओ बेटा ईटा जोड़ो, तो थोड़ा सा ईटा उठा के लेके आओ, तो एक तल्ला से दूसरे तल्ला, एक तल्ला से दूसरे तल्ला उठाने जाएगा ना, हाफ जाएगा। पढ़ाई करने में कोई हफनी होती है? नहीं, ही नहीं पढ़ाई करता है। तो इन लोग को क्या करना पड़ेगा एक दिन, जो लोग पढ़ाई नहीं करते। हम तो सोचे जो बचवा लोग पढ़ाई नहीं करेगा उन लोग को लेके जाएंगे गटर में, खुद गटर में, यही ना काम करेगा, यही ना काम करना चाहता है। गटर में कोनो को गटर के पास लेके जाएंगे, कोनो को खेत में लेके जाएंगे, कोई को नदी के पास लेके जाएंगे, जा चुम्बक उम्बक ले ले, अब मार एकदम पैसा निकाल पढ़ाई लिखाई करके, ठीक है। तो वो अच्छा काम उसको लगेगा कि पढ़ाई करना अच्छा लगेगा, ऐसे ही लेके जाएंगे, बस दिमाग खुल जाएगा आराम से, ठीक है। तो किसी दिन चाइना में जानते हो कि बच्चों को, वहाँ के स्कूल के टीचर्स लोग, देखो सारे स्कूल के टीचर के पास ना ऐसा डिजिटल बोर्ड रहता है, वहाँ पे हर एक क्लास में लगा हुआ है। हम लोग भी यहाँ पर एक पहल चलाएंगे, कभी ना कभी पहल चलाएंगे कि सारे सरकारी स्कूल में ऐसे एक डिजिटल बोर्ड हो, ताकि उन लोग को और अच्छे से पढ़ाई समझ। देखो हम लोग जो जितने भी टीचर्स हैं ना, वो लोग कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि उनके बच्चे कभी भी मतलब गरीबी रेखा में जाए, ये नहीं कभी सोचेंगे। तो कंडीशन क्या है कि चाइना में क्या करता है, बच्चों को ना एक दिन क्लास जो होता है उन लोग का अलग से चलता है, मतलब सिलेबस से टोटली हटकर, और उन लोग को ना उनके माता पिता के बारे में दिखाया जाता है कि देखो तुम्हारे पिताजी कैसे प्लास्टर कर रहे हैं, क्या तुम भी इनके तरह ऐसा बनना चाहते? पसीना से लथपथ है, घर बना रहे हैं, कहीं पे कचरा में काम कर रहा है, कोई कहीं मिल में काम कर रहा है, तो वो लोग कितने कितने मतलब अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं ना। तो हर एक बच्चे को ना पूछ के उनका एक वो वीडियो बनाया जाता है, अब वीडियो बना के दिखाया जाता है कि देखो ये किसके पापा हैं, बोलेगा हाँ मेरे पिताजी हैं, दैट इज माय फादर। उसको दिखाएगा ना तो उसको बोलेगा देखो तो ऐसा बनना चाहते हो तुम अपने पिताजी जैसा, हाँ ऐसे गटर में उठ नाले से निकाल के कुछ कर रहे हैं, आपको ऐसा बनना है। तो वो लोग के ना दिमाग में एक सर्कुलेशन होता है कि हम अपने पिताजी जैसे तो मतलब आदर्शवादी बनेंगे, लेकिन इनके जैसा काम नहीं करें।
कितना मेहनत से पैसा लेके आ रहे हैं, उस पैसे का हम लोग को क्या लिखना है, एकदम सम्मान करना है। ये बात दिखाता है। ये वहां पे हर एक दिन क्लास ऐसे चलता है, सबको दिखाया जाता है ऐसे वीडियोस। तो वो बच्चे ना, पेरेंट्स के लगाव एक अलग हो जाता है, लगाव होता है। और यहाँ पे पेरेंट्स को ही डांट दिया जाता है, आप हमको पढ़ने के लिए बोल कैसे दिए, नहीं पढ़ेंगे और नहीं पढ़ेंगे, बोल कैसे दिए। इतना खतरनाक लोग। समझ में आ गया। ये महामारी है। महामारी से कैसे लोग बचते हैं। एस्ट्रोटाइन में फ्लेग हुआ था, देखो फ्लेग हुआ था, एथेंस में महामारी चला था, एथ्रेक्स में महामारी चला था। महामारी जो बैक्टीरिया जैसे वेलिसस एंथ्रेसिया से फैलने वाले रोग से महामारी आ जाता है। मिस्र में हुआ था, जैसे हम लोग के यहाँ पे देश में कौन सा हुआ था, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस आया था तो वो भी क्या है, एक महामारी है। ब्लैक डेथ जो था ये 1347 से लेकर 1351 तक यूरोप, एशिया और अफ्रीका में फैला हुआ था। बुबोनिक प्लेग जो हुआ था, इसमें यूरोप में 30 से लेकर 60% आबादी खत्म हो गई थी। यहाँ पर ब्लैक डेथ एक मतलब खतरनाक रोग है, उससे खत्म हो जाता है। एक होता है प्लेग। प्लेग में ना मांस सड़ जाता है, तो कुत्ता कैसे सड़ के मरता है, उसी तरह बॉडी सड़ के मरता है, शरीर का, इंसान का बॉडी। प्लेग, ठीक है, प्लेग होता है। रेबीज, कुत्ते के काटने से जो होता है रेबीज, इससे भी। तो कई सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिससे लोग मरते चले जाते हैं, महामारी कहलाता है। मलेरिया महामारी का एक पार्ट है, ठीक है। मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, उसके बाद हो गया प्लेग हो गया, चूहों के वजह से फैलता है। ये किसकी वजह से, चूहों की वजह से, ठीक है। ये बहुत खतरनाक प्लेग था, ये भी फैला हुआ था। ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन, प्लेग देखो कहाँ पे फैला हुआ था, लंदन में। पूरा आबादी खत्म कर दिया था, 1 लाख लोगों की मौत हो गई थी एक बार में, 1 लाख लोगों की। खतरनाक था। स्वाइन फ्लू किससे फैलता है, मुर्गियों से। इन्फ्लुएंजा वायरस होता है इसमें। आई फिल्म देखे हो, आई फिल्म, ये जल्दी किसी को नहीं फैलता है फ्लू, ठीक है। लेकिन इंजेक्ट अगर कोई कर दिया ना, तो वो उसके शरीर में चला जाता है, अब पूरा शरीर कुबड़ा हो जाता है, ना उसको मरने देगा ना जीने देगा, ठीक है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इसमें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दुनिया भर में लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी स्वाइन फ्लू से, ठीक है। स्पेनिश फ्लू एक होता है, एशियाई फ्लू, ये चीन में शुरू हुआ था। H2N2 इन्फ्लुएंजा वायरस, 10 लाख लोगों की अधिक से मौत हो गई। हांगकांग फ्लू, हांगकांग से तो आया हुआ था, चाइना के हांगकांग ना, हुआन जिले से, हुआन जिले से आया हुआ था कौन, कोरोना। वहां पे बोला जाता था कि कोई गिरगिट उरगिट मार के खा लिया है, चमगादड़ मार के खा लिया है, उसी से कोरोना आया है, ठीक है। चमगादड़ उमगादड़ वहाँ पे बहुत जो लोग, देखो स्वाइन फ्लू होता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस का नया रूप है। स्वाइन फ्लू जो है ना, ये इन्फ्लुएंजा वायरस का नया रूप है। वैश्विक स्तर पर 2 लाख लोगों की मौत हुई थी। इबोला वायरस जो है अफ्रीका देशों में तरल पदार्थों के सेवन संपर्क से फैलने वाला घातक बीमारी था, इबोला महामारी, इबोला, ठीक है। तो ये सब महामारी का नाम याद रखो आप। एगो स्पेनिश फ्लू, एगो स्वाइन फ्लू, एगो सार्स। सार्स भी जो था 2002 से लेकर 2003 में, ये कोव 1 था, जो वायरस से उत्पन्न स्वास्थ्य संक्रमण में 29 देशों में फैला हुआ था। 29 देश ग्रसित थे, किससे, सार्स से, ठीक है। एगो स्वाइन फ्लू था, किससे, एगो स्वाइन फ्लू होता है, एगो बर्ड फ्लू होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। इबोला महामारी, ये देखो कोविड 19 भी क्या है, देखो महामारी था ना। अरे कोविड 19 जो वर्तमान समय 2019 में फैला था भारत में आया था ना, सार्स वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी में, जिसमें पूरी दुनिया को सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य व्यवस्था में बदल दिया पूरा। ये बताया कि देखो प्राकृतिक से अगर पंगा लोगे तो प्राकृतिक नंगा कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया, इतना खतरनाक था। देख रहे हो, सबका सब पूरा लॉकडाउन पड़ गया था, सबके घर का खाना बंद हो गया था। कोविड 19 में सबके घर का ये सोच रहा था, गरीब लोग तो ये सोच रहे थे कि बेटा हम कहाँ से पैसा पाएंगे, कहाँ से मिलेगा हमको पैसा, कहाँ से लेके आएंगे। उसी पे पूरा एकदम सब कोविड 19 में सब कोई घर से बाहर, लॉकडाउन लग गया था। हम लोग खुदे ये हो गए थे, मान लो कोई मिडिल क्लास फैमिली वो तो चला लिया, अमीर फैमिली वो तो चला लिया, लेकिन गरीब लोग ना सुसाइड कर करके मर गए। वो लोग सोच रहा था कि हमको वायरस पकड़ ले, मर जाए, हम सीधे कहानी से खत्म हो जाए, ठीक है। ये गरीबी से तो अच्छा ही ना है कि मरिए जाए, एक बार कोरोना हमको लेके चल जाए। अच्छा, कहीं पर इस कोरोना से बचने के लिए दवाइयां बनाई जा रही थी, वही हमारे देश में इतने खतरनाक अनपढ़ माताएं लोग हैं, वो लोग कोरोना माई की पूजा कर रहे थे। हवा उठा था कि नहीं उठा था, कोरोना माई की। अरे कतई तुम भारत में रहती है कि नहीं रहती है, क्या पता। कोरोना माई का पूजा नहीं हो रहा था, कोरोना माई थाली पीट के
अच्छा सुनो कितना खतरनाक है। मोदी जी ने कहा कि थाली पीट के सबको आश्वासन दीजिए, डॉक्टर्स लोग को आश्वासन दीजिए कि हम उन लोग के साथ हैं। ये था बात। ये एक ही दिन का बात था, लेकिन भारत के लोग तो थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं, तो उन लोगों ने डीजे थाली सब पीटना चालू कर दिया। बाट बेटा पीटो 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 एकदम, डीजे उजे सब बजाना चालू कर दिया था। ये एक तो कई दिनों तक लॉकडाउन था, कहीं कोई जाने आने वाला नहीं, शादी ब्याह सब बंद था, तो जैसे मिला, जो घर से मिला सब का सब डीजे उजे बजाना चालू कर दिया। मेरी मम्मी उस दिन 5 बजे से लेके 6 बजे तक बजाना था ना, मेरी मम्मी ताला वाला लिया के बाहर धाम धाम धाम। हम बोले बाप रे बाप खतरनाक। अब मेरी मम्मी भी जाके मतलब कोरोना माई की पूजा कर रही थी। बोले खतरनाक लोग है भाई। शादी उदी सब ठप हो गया था, सोच रहे थे शादी उदी सब ठप था। ओह वो भी क्या दिन थे हाँ कोरोना वाला। सब सोच रहा था कि भाई कैसे इससे बाहर निकले, भारतीय लोग बिहारी लोग क्या कर रहा था जाके झुंड में बैठ के सब कोई को एक था ना कि भाई दूरी दूरी बना के रखे, लेकिन वो लोग झुंड में बैठ के पूजा कर क्या करेंगे, क्या करेंगे, घर में कोई काम ही नहीं है। एक काम करिए बैठ के अपना दुखड़ा गा देते हैं यहाँ पर महामारी का। तो खैर वो हिस्सा टल गया, अच्छा हुआ। कहीं ना कहीं हम लोग के भारतीय महिलाओं का भी बहुत ज्यादा योगदान है इन सब चीजों में, क्या कर करके भगवान को मना मना के यहाँ जहां पर देश के देश लूट गए एकदम, के खर्च हो गए, वहां के लोग मारे गए, वहां पर हम लोग के भारत देश में थोड़ा कम ही लॉकडाउन रहा। एक एक साल तक रहा, तो एक साल तक, कहीं कहीं पे तो दो दो साल से चल रहा था। चीन चीन शहर तो पूरे बंद हो गया था, फिर भी यहाँ पर हम लोग के दुकान दुकान थोड़े थोड़े खुले रहते थे कि नहीं, मेडिसिन वगैरह। वहां पर तो खाली हॉस्पिटल और मेडिसिन के अलावा और कुछ नहीं खुला हुआ था चाइना में। और यहाँ पर तो घर घर में जाओगे तो वहां पर और बताइए मिठाई उठाई मिलेगा। हाँ हाँ मिठाई मिलेगा, काहे नहीं, मिठाई लेके आए। कुछ ना कुछ तो मतलब कि ऐसा समय नहीं था कि पूरा का पूरा लॉकडाउन था। कुछ कुछ ऐसे जगह थे जहाँ पे खुले हुए थे, कोई रेस्टोरेंट खुला हुआ था, सब जो कोई कोई जगह थे। ठीक है ना, हमारी समझ में आ गया। खतरनाक होती है माँ। ये कुछ क्वेश्चन है, आप लोग को हम ऑन एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ऑनलाइन वाले लोग को सारा ये क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को एप्लीकेशन। और कुछ क्वेश्चन है आपको एप्लीकेशन पे, देखिए तो 18 19 19 ऐसे ही करके क्वेश्चन आएगा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिए और आंसर दे दिया, ऑप्शन नहीं दिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा तो ऑप्शन का क्या काम रहेगा। ठीक है, इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया बाबू, कोई दिक्कत है? कल मिलते हैं। जय हिंद भारत।